नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत और आज है संडे। लेकर आ चुका हूं हर बार की तरह दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 20, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो डेली बहुत सारे करंट अफेयर्स बनते हैं, लेकिन हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स लेकर आते हैं पूरे वीक के, एकदम सिलेक्टेड, एकदम फिल्टर करके करंट इवेंट्स लेकर आते हैं ताकि आप वो पढ़ सको जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। फालतू का कुछ भी आपको नहीं पढ़ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एपिसोड कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीक कुछ ज्यादा ही मजेदार करंट इवेंट्स निकले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हमारी बुक का कॉम्बो लॉन्च हो चुका है। अब आप हमारी दोनों बुक को ऑनलाइन एक साथ भी परचेज कर सकते हैं ऑन हैवी डिस्काउंट। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। स्पेसएक्स ने तोड़ा भारत का रिकॉर्ड, एक रॉकेट से लॉन्च किए 143 सैटेलाइट। फ्रेंड्स, हाल ही में स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? इलोन मस्क, जो कि फिलहाल दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। तो इसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए हैं और रिकॉर्ड बना दिया है। पहले जो रिकॉर्ड था एक रॉकेट से सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का, वो भारत के पास था। शायद आपको याद हो, 2017 में भारत ने एक रॉकेट से एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी और रिकॉर्ड बना दिया था। फाइनली ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है स्पेसएक्स ने, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है, जो कि सीईओ और फाउंडर है इलोन मस्क। तो फ्रेंड्स, इन्होंने एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च किए। ऐसी बात नहीं, इंडिया के पास ये कैपेसिटी है। डेफिनेटली आगे चलकर इंडिया इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। तो फ्रेंड्स, जो एक साथ सैटेलाइट लॉन्च की गई है, ये जो पूरा प्रोसीजर चला वो लगभग 90 मिनट तक चलता रहा, जिसमें सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचती रही हर सेकंड के अंतराल में। लगभग पूरा ऐसा प्रोसीजर रहा था। तो ये सैटेलाइट है, ये इंटरनेट से रिलेटेड है। जब ये सैटेलाइट पूरी तरीके से काम करने लगेगी तो ये ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सर्विस ग्लोबली प्रोवाइड करेगी, यानी कि वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करेगी। वैसे भी काफी अच्छी बात है। तो फाइनली ये रिकॉर्ड बन चुका है। एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी कंपनी ने भारत का रिकॉर्ड तोड़ा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि किसने रिकॉर्ड बनाया या फिर किसने एक साथ 143 सैटेलाइट एक रॉकेट से लॉन्च की। तो उसका आंसर स्पेसएक्स हो जाएगा, या फिर ये इस कंपनी के मालिक कौन है? इलोन मस्क हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये इलोन मस्क है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, जिसने अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा था। नेक्स्ट करंट इवेंट है, भारत में अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी स्क्रैप पॉलिसी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये स्क्रैप पॉलिसी है क्या। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल 2022 से जो 15 साल से पुराने वाहन चल रहे हैं भारत की सड़कों पर, उनको हटाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है 2019 से ही भारत की ये रणनीति बन चुकी है कि भारत के अंदर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च किया जाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये पॉलिसी लॉन्च की गई है कि 1 अप्रैल से 2022 के 1 अप्रैल से जितने भी 15 साल से पुराने वाहन होंगे उनको सबको हटाया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट या फिर ये नीति जो स्क्रैप पॉलिसी है, ये किसने लॉन्च की, किसने बनाई ये स्कीम? ये देखिए, मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जो हाईवे है, वो कौन है? नितिन गडकरी। ये मैंने लगाया हुआ है, ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मिनिस्टर है। ठीक है, इन्होंने ये पॉलिसी को लॉन्च की है। तो लागू होने वाली है अप्रैल 2022 से। स्कीम का नाम देखिए क्या है, स्क्रैप पॉलिसी, जो कि अप्रैल 2022 से लागू होगी भारत के अंदर। नेक्स्ट है, थोड़ा शायद फास्ट हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 7वें स्थान पर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 है क्या। फ्रेंड्स, हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है। इंडेक्स किसने जारी किया? मैंने लिखा हुआ है, जर्मन वॉच नाम के पर्यावरण संगठन है, उसने ये लिस्ट जारी किया है। इस लिस्ट के थ्रू होगा क्या, 2000 से लेकर 2019 तक, ठीक है, इस बीच में ऐसे देशों की ये लिस्ट जारी की गई है जहां पर जलवायु में एकदम से परिवर्तन आया, यानी कि क्लाइमेट एकदम चेंज हुआ है और जलवायु के परिवर्तन चलते के साथ कुछ देश प्रभावित हुए हैं। ठीक है, बुरी तरीके से प्रभावित है, यानी कि मौसम में जबरदस्त चेंज आया है, भयंकर चेंज आया है, उस वजह से कुछ देश प्रभावित हुए हैं। तो ये वो इंडेक्स है, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये जारी किया गया है। और इस इंडेक्स में भारत को 7वीं रैंक मिली है, यानी कि भारत 7वें स्थान पर है। प्रभावित होने वाले देशों की लिस्ट में भारत 7वें स्थान पर है। पहले स्थान, दूसरे स्थान पर कौन है? देखिए, मोजाम्बिक, ये पहले स्थान पर है, यानी कि ये ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है 2000 से लेकर 2019 तक।
जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मालवी और अफगानिस्तान ये हैं, और 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और भारत को 7वीं रैंक मिली है। तो याद रखिएगा, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है क्या, यानी कि जो क्लाइमेट में चेंज हुआ है 2000 से 2019 तक, उसके चलते चेंज होने के कारण जो देश प्रभावित हुए हैं, ये उनका एक इंडेक्स है और भारत को इसमें 7वीं रैंक मिली है। नेक्स्ट है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, हाल ही में भारत के अंदर जिन लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा, उनकी अनाउंसमेंट हुई है। तो जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, उनको भी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। पूरा मुद्दा समझते हैं क्या कि पहले कितने सारे लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। नीचे देखिए, इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, साथ ही 10 को पद्म भूषण और साथ ही 102 को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हो चुकी है। ये लाइन नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने लोगों को कौन सा अवार्ड दिया गया। और साथ ही में पद्म विभूषण इनको दिया गया, ठीक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। यहां पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिखा हुआ है। जो शिंजो आबे हैं 2006 से 2007 तक जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, साथ ही 2012 से 2020 तक भी ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और ये ऐसे प्रधानमंत्री जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा जापान के अंदर एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो इनको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, ठीक है, अवार्ड तो भारत का है, लेकिन इनको क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये काफी पब्लिक सर्वेंट रहे हैं, क्यों काफी समाज सेवा, अच्छे समाज सेवक साबित हुए हैं भारत के अकॉर्डिंग। और इनके कार्यकाल में इन्होंने भारत के साथ कितने सारे समझौते किए, कितनी सारी मतलब आपस में समझौते किए, सहायता की एक दूसरे देश की। तो इस वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो ये तो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। फिलहाल कौन है जापान के प्रधानमंत्री, तो ये देखिए यहां पर योशिहिदे सुगा, ये फिलहाल जापान के प्रधानमंत्री हैं। और जो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब शिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, उस टाइम पे उनके सेक्रेटरी थे। तो अब ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं 2020 के बाद से। नेक्स्ट है 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स, हाल ही में 24 जनवरी गई है, तो इसी दिन इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया गया। कुछ डेफिनेटली थीम भी होगा, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है लोगों को शिक्षा का महत्व बताने के लिए कि शिक्षा कितनी जरूरी है। क्योंकि आज भी काफी सारी जगह ऐसी है जहां पर शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता। तो लोगों को शिक्षा का महत्व बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षा के प्रति ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस कब से मनाया जाने लगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। यानी कि 2018 से ही ये दिवस मनाना शुरू हुआ था। इस बार इस दिवस का थीम क्या था, ये देखिए यहां पर, रिकवर एंड रिविटाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। यानी कि जो मतलब एजुकेशन रुक गई थी अब कोविड-19 के बाद, उसको दोबारा से रिकवर करना और शुरू करना, प्रोसीजर को, एजुकेशन को आगे बढ़ावा देना। तो इस बार ये थीम था, नोट कर लीजिएगा। और 2018 से मनाना शुरू हुआ और 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस था। नेक्स्ट है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। हाल ही में 25 जनवरी भी गई है, तो इसी दिन नेशनल वोटर डे मनाया गया। यह भी डेफिनेटली इसलिए मनाया जाता है जो भारत के युवा हैं उनको जागरूक करना कि 18 साल से अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो उसका अधिकार है वोट देना, उसका अधिकार है सरकार को चुनना। तो युवाओं को जागरूक करना, क्योंकि आजकल के युवा ऐसे हैं कि अपनी एटीट्यूड में कि मैं वोट नहीं देता। तो इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, युवाओं को स्पेशली जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका जो थीम था वो था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट एंड सेफ एंड इंफॉर्म्ड। ये इसका थीम था, नोट कर लीजिएगा कि हमारे जो मतदाता है उनको जागरूक करना, सशक्त करना, साथ ही सेफ, सुरक्षा करना और उनको इन्फॉर्म रखना। तो इस बार का ये थीम था। तो 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट इवेंट है 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया गया। ऑब्वियसली इसके बारे में तो सब लोग जानते होंगे। फ्रेंड्स, 30 जनवरी को होता है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। तो इसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने बलिदान दिया, शहीद हुए, उनके बलिदान को याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जा सकता है। देखिए 30 जनवरी को तो होता है
पुण्यतिथि महात्मा गांधी जी की, और साथ ही 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था, जयंती मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व भर में नॉन वायलेंट डे के रूप में मनाया जाती है महात्मा गांधी जी की जयंती। क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के 72वें रिपब्लिक डे परेड में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भी पहली बार शामिल हुई। फ्रेंड्स, ये पहली बार हुआ है कि गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार हमारे किसी पड़ोसी देश की सेना शामिल हुई, उन्होंने भी परेड में प्रदर्शन किया, ये पहली बार हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से पड़ोसी देश की वो सेना की टुकड़ी थी? तो बांग्लादेश की थी, याद रखिएगा। और 55 सालों में ऐसा भी पहली बार हुआ है कि रिपब्लिक डे के मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में इस बार कोई नहीं था, बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में रिलायंस जियो 5वें स्थान पर। यह मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। फ्रेंड्स, एक लिस्ट जारी की गई या फिर एक रिपोर्ट जारी की गई ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल, जिसके अंदर दुनिया भर की ऐसी 500 कंपनीज होती हैं जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि तेजी से आगे बढ़ रही है, फाइनेंशियली भी सबसे स्ट्रॉन्ग है और जिनकी ब्रांड ग्लोबल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, दुनिया की ऐसी 500 कंपनीज में से जो भारत की रिलायंस जियो कंपनी है उसको 5वां स्थान मिला है, जो कि काफी बड़ी बात है। और रिलायंस जियो भारत से ऐसी एक कंपनी है, यानी कि और कोई कंपनी इस लिस्ट में नहीं है, केवल रिलायंस जियो ही है भारत से। ठीक है, तो काफी बड़ी बात भी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टॉप 10 कंपनीज है, यानी कि नंबर 10 में कौन सी आती है, जिसमें 5वें पर हमारी रिलायंस जियो आती है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, ये हमारी पूरी लिस्ट है। जो नंबर 1 पर आई है, ठीक है, जो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज है, जो नंबर 1 पर है वो चाइना की वीचैट है। यहां पर रैंकिंग भी दी गई है, मार्क्स भी दी गए हैं, जिसमें वीचैट को 95.5 यानी कि इसकी जो ब्रांड स्ट्रेंथ है ये दी गई है 95। सेकंड नंबर पर फरारी है, फरारी इससे नंबर 1 पर थी, लेकिन वीचैट ने इसको पीछे छोड़ दिया है। थर्ड पर ये आती है, फोर्थ पर कोका कोला और फिफ्थ पर हमारी जियो आती है 5वें नंबर पर, जहां पर इसको जो ब्रांड स्ट्रेंथ इसकी है वो 91.7 है मार्क्स। और फिर बाकी हमारी ये अमेजोन वगैरह है 8 पर और 9 पर डिज्नी है और ये EY 10th पर है। तो ये हमारी टॉप 10 कंपनीज है। तो याद रखिएगा कौन सी ये लिस्ट है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल, ठीक है, या फिर ब्रांड ग्लोबल स्ट्रेंथ कंपनीज, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल तो आप ये याद रखिएगा ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल स्ट्रेंथ, जहां पर 500 कंपनीज ने हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया। फ्रेंड्स, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना लॉन्च की जिसका नाम है पंख योजना। आई होप आप इसको याद रख पाओगे। और इस योजना की ऑफिशियली घोषणा मध्य प्रदेश के जो सीएम है श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने की, याद रखिएगा, ठीक है। जो ये योजना है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत की गई है, यानी कि बेटियों के लिए ही ये योजना स्पेशल है। तो जो पंख है PANKH, इसके यहां पर कुछ वर्ड भी दिए गए, यानी कि एक तरीके से इसकी जो फुल फॉर्म है कि ये किस तरीके से बेटियों की हेल्प करने वाली है, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। तो देखिए PANKH, यहां पर P फॉर प्रोटेक्शन है, यानी कि सुरक्षा उनकी, साथ ही A फॉर अवेयरनेस है, जागरूकता, यानी कि जो लड़कियों के अधिकार है, बेटियों के अधिकार है, उनके लिए जागरूक करना। साथ ही जो N है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण, उनका बेहतर पोषण। साथ ही K फॉर नॉलेज, ज्ञान, लड़कियों को पढ़ाना, ठीक है, उनके लिए ज्ञान के जो सभी द्वार हैं वो खोलना। साथ ही H फॉर हेल्थ, उनका स्वास्थ्य है। तो ये योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने, याद रखिएगा पंख योजना। नेक्स्ट है, और शायद ये भी अगर याद कर पाओ, नोट कर पाओ, P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लॉन्च की। CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जो हमारी है, यानी कि जिसमें CRPF, CISF, BSF, SSB, असम राइफल और भी काफी सारी आती हैं, लगभग 7-8 हमारी ये हैं, ठीक है। तो भारत सरकार ने फाइनली हमारी CAPF के लिए भी आयुष्मान भारत जो योजना है, आप लोग को पता होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको यहां पर स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था 5 लाख का, ठीक है, ये सभी लोग के लिए योजना थी। अब फाइनली जो CAPF के जवान हैं, सोल्जर्स हैं, उनके लिए भी इस योजना को लागू कर दिया गया है, जहां पर
ऐसे 10 लाख कर्मियों को जो काम कर रहे हैं फोर्स के अंदर, सोल्जर्स हैं, उनको और उनके परिवार वालों को एक बीमा दिया जाएगा, स्वास्थ्य हेल्प दी जाएगी इस योजना के तहत। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट करंट इवेंट बन जाता है कि हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए भी ये योजना लॉन्च कर दी गई है, आयुष्मान भारत। यहां पर एक कार्ड दिया जाएगा, यानी कि आपको तो पता ही है ये कैशलेस योजना होती है पूरी तरीके से। आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा यहां पर हमारे जवानों को भी। नेक्स्ट है लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण। अभी मैंने आपको बताया था कि इस बार कितने लोगों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए घोषणा हुई है। डेफिनेटली आपने नोट ही कर लिया होगा। तो जो लोकसभा की पूर्व स्पीकर यानी कि अध्यक्ष रह चुकी है सुमित्रा महाजन, उनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है सुमित्रा महाजन, जो कि 2014 से 2019 तक लोकसभा की स्पीकर रह चुकी है। भाजपा बीजेपी पार्टी से रिलेट कर दी है। याद रखिएगा, कब से कब तक लोकसभा की स्पीकर रह चुकी है, 2014 से 2019 तक। और इनको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, ये हमारा है पद्म भूषण, याद रखिएगा। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है, पद्म विभूषण, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सेकंड लास्ट है, आधार की तरह अब वोटर आईडी कार्ड भी कर सकते हैं डाउनलोड। तो फ्रेंड्स, हाल ही में एक अनाउंसमेंट हुई है, 25 जनवरी को मैंने आपको बताया मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर देश भर में इलेक्ट्रोल फोटो आईडी कार्ड की सुविधा शुरू कर दी गई है। जैसे अब आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करा सकते हो कंप्यूटर से, मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो ई कार्ड के नाम से, अब आप वोटर आईडी कार्ड को भी ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। जो भी करेक्शन वगैरह आपको करानी होती थी, पहले आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता था इस आईडी वोटर आईडी कार्ड के लिए, 10-15 या फिर 1 महीने तक लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पूरा सिस्टम एकदम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली हो गया है 25 जनवरी से। अब जो वोटर आईडी कार्ड है वो भी ई कार्ड के तरह आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप बाहर निकलवा सकते हैं प्रिंटर के थ्रू। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, कोई भी अगर आपको करेक्शन करवानी है वो 2-3 दिन के अंदर हो जाएगी। तो ये काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता था लोगों को वोटर आईडी कार्ड मिलना। नेक्स्ट है, शायद आज का लास्ट है, हाँ लास्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए 32 बच्चों का चयन। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है क्या। ये देखिए, नोट करते हुए चलिएगा, लिखा हुआ है मैंने। यह पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उन असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यानी कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कि संस्कृति से जुड़े हुए हैं, या फिर बहादुरी जिन्होंने दिखाई है, या फिर समाज सेवा जिन्होंने की है, ठीक है, उन बच्चों को यह अवार्ड दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चों को चुना गया, 32 बच्चों को यह अवार्ड दिया जाएगा। नीचे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखा हुआ है, मंत्रालय के अनुसार कला एवं संस्कृति, ठीक है, यानी कि जो कल्चरल में हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, उनको 7 ऐसे बच्चे चुने गए हैं जिनको दिया जाएगा। साथ ही नवाचार के लिए 9 बच्चों को दिया गया। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में 5 बच्चों को, यानी कि जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, ठीक है, उनमें से 5 बच्चों को, साथ ही जो खेल में जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं उनमें से 7 बच्चों को खेल वालों को दिया जाएगा, और 3 जो बहादुरी क्षेत्र में जिन्होंने बहादुरी दिखाई है 3 को उन्हें दिया जाएगा, और 1 बच्चा ऐसा है जिन्होंने समाज सेवा के लिए आगे आए। तो ये पूरी लिस्ट है, आप लिख लीजिएगा कि कितने अवार्ड कितने बच्चों को दिए जाएंगे। तो टोटल 32 यहां पर जो बच्चे हैं उनको चुना गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। काफी लोग बोलते हैं कि भैया आप पुरस्कार के तो करंट इवेंट कराते ही नहीं। देखिए, आज पद्म भूषण, पद्मश्री कितने अवार्ड करंट कवर करा दिए, साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी कवर करा दिया, और साथ ही योजनाएं मैंने आपको कवर कराई, पंख, आयुष्मान भारत जो कि CAPF के लिए लॉन्च हुई है, और साथ ही मैंने आपको 3-4 दिवस भी करा दिए जो कि इस हफ्ते हुए हैं। तो इस हफ्ते के काफी इंटरेस्टिंग करंट इवेंट मेरे हिसाब से तो निकले हैं, और सभी के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट था। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आपको इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट कौन सा लगा, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट है, तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम डेफिनेटली अब तक दिए होंगे।
तो अंदर से ये आना चाहिए कि हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करके बताइएगा कि भैया मुझे तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करिएगा और बताइएगा कि यार जो सबसे बेस्ट करंट इवेंट्स का शो है द करंट अफेयर शो, वो वे टू सक्सेस के ऊपर एवरी संडे शाम 5 बजे चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।